नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव और स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर आई एक वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक के बारे में, जो 1999 में इंडियन एयरलाइंस के विमान के अपहरण पर आधारित है। इस घटना में शामिल आतंकवादियों के नाम बदलने को लेकर ये वेब सीरीज विवादों में है। आलोचकों ने निर्माताओं पर 5 पाकिस्तानी अपहरणकर्ताओं के वास्तविक नामों के बजाय हिंदू कोड नेमों का उपयोग करके उनके धर्म को गलत दिखाने का आरोप लगाया है। वेब सीरीज के इर्द गिर्द विवाद और चर्चा ने उन 7 भयावह दिनों की यादें ताज़ा कर दी हैं जब 155, किसी वेबसाइट पर 180 भी है, यात्रियों और चालक दल को इंडियन एयरलाइंस के विमान के अंदर 5 भारी हथियारों से लैस आतंकवादियों ने बंधक बना लिया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली भारत सरकार ने तनावपूर्ण स्थिति को संभालने के लिए अपनी पूरी कूटनीतिक ताकत का इस्तेमाल किया। बंधक संकट आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को समाप्त हुआ, जब भारत सरकार ने यात्रियों को सुरक्षित वापसी के बदले में 3 खूंखार आतंकवादियों को रिहा किया। चलिए समझते हैं पूरी घटना क्या है और ये वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक क्यों विवादों में घिरी हुई है। सीरीज में अपहरणकर्ताओं को चीफ, डॉक्टर, बर्गर, भोला और शंकर के रूप में बुलाया गया है। इस निर्णय ने सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया, जिसमें कई लोगों ने शो के निर्देशक अनुभव सिन्हा की आलोचना की, क्योंकि उन्होंने इस तथ्य को उजागर नहीं किया कि अपहरणकर्ता मुस्लिम आतंकवादी थे। आलोचकों का तर्क है कि हिंदू उपनामों का उपयोग अपराध की गंभीरता को कम करता है और संभावित रूप से दर्शकों को गुमराह भी कर सकता है। और ये बात कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि आज से 15 साल, 20 साल, 30 साल बाद इस वेब सीरीज को कोई देखेगा तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि ये असल में थे कौन। रिपोर्ट्स बताती हैं कि नेटफ्लिक्स इंडिया की कंटेंट चीफ मोनिका शेरगिल को सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने वेब सीरीज के कथित विवादास्पद पहलुओं को समझने के लिए बुलाया था। IC-814 वेब सीरीज के सार्वजनिक प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका यानी PIL दाखिल की गई है। यह याचिका किसान और हिंदू सेना के अध्यक्ष सुरजीत सिंह यादव ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि वेब सीरीज में वास्तविक अपहरणकर्ताओं को गलत तरीके से हिंदू नामों से चित्रित किया गया। यह भी दावा किया गया है कि भगवान शिव के उपनामों का यानी भोला और शंकर का उपयोग हिंदू समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाएगा। याचिकाकर्ता ने महाराष्ट्र सरकार को और वेब सीरीज के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC प्रमाण पत्र रद्द करने की भी मांग की है। याचिका में कहा गया है अपहरणकर्ताओं की वास्तविक पहचान के बारे में महत्वपूर्ण तथ्यों को विकृत करना न केवल ऐतिहासिक घटनाओं को गलत तरीके से दिखाने के लिए प्रस्तुत करता है, बल्कि हानिकारक रूढ़िवादिता और गलत सूचना को भी बढ़ावा देता है, जिससे आगे चलकर सार्वजनिक गलतफहमी और संभावित नुकसान को रोकने के लिए न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। यह वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक 1999 में पाकिस्तान स्थित हरकत उल मुजाहिदीन यानी HUM द्वारा इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 के अपहरण की नाटकीय कहानी पर आधारित है। यह सीरीज 29 अगस्त को नेटफ्लिक्स इंडिया पर रिलीज हुई थी। इसे पत्रकार श्रीजय चौधरी और हाईजैक फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण द्वारा लिखित पुस्तक फ्लाइट इनटू फियर द कैप्टन स्टोरी से रूपांतरित किया गया है, यानी इससे लिया गया है। सीरीज में विजय वर्मा, नसरुद्दीन शाह, पंकज कपूर, मनोज पावा, कुमुद मिश्रा, दिव्येंदु भट्टाचार्य और पत्रलेखा जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने काम भी किया है। अब जानते हैं IC-814 के हाईजैक की असली कहानी क्या है। फ्लाइट IC-814 एक एयरबस 300, एयरबस एक कंपनी है यूरोप की जो एविएशन सेक्टर में काम करती है, जिसका मुख्यालय फ्रांस में है। उसकी एक फ्लाइट थी एयरबस 300। आप समझें, एयरबस एक कंपनी है और 300 उसका एक मॉडल है। ये फ्लाइट ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन काठमांडू, नेपाल टू इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी IGI, न्यू दिल्ली, दिसंबर 24, 1999 को। ये हाईजैक कर ली जाती है 5 मास्क पहने हुए अपहरणकर्ताओं द्वारा, जो असॉल्ट राइफल और ग्रेनेड से लैस थे, जिनके नाम क्रमशः इस तरह से थे: इब्राहिम अतहर, शाहिद अख्तर सईद, सनी अहमद काजी, जहूर मिस्त्री और साकिर। और ये जिस पाकिस्तानी इस्लामिक टेरर ग्रुप से संबंध रखते थे उसका नाम था हरकत उल मुजाहिदीन यानी HUM।
इस फ्लाइट को 8 दिन तक बंधक बनाकर रखा गया, जिसमें फ्लाइट के कैप्टन देवी शरण, फर्स्ट ऑफिसर राजेंद्र कुमार और फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया के अलावा पैसेंजर्स मौजूद थे। इसके बाद अपहरणकर्ताओं ने पायलट को फ्लाइट को लाहौर पाकिस्तान की ओर मोड़ने का निर्देश दिया, लेकिन लाहौर में अधिकारियों ने उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कैप्टन शरण ने अपहरणकर्ताओं से कहा कि विमान में ईंधन कम है और ये और आगे नहीं जा सकता है। इसके बाद विमान को ईंधन भरने के लिए पंजाब के अमृतसर में उतारा गया। अमृतसर में IC-814 के उतरने के बाद स्थानीय अधिकारियों को अपहरण की आकस्मिक योजना के तहत विमान में ईंधन भरने के लिए देरी करने के लिए कहा गया, जिससे इसके पीछे कुछ प्लान बना सके और फ्लाइट को अमृतसर में ही रोक सकें। देरी से भड़के अपहरणकर्ताओं ने बंधकों को जान से मारने की धमकी भी दी और एक यात्री पर हमला भी कर दिया। 1 मार्च सन 2000 को तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह के बयान के अनुसार, यानी घटना के 2 महीने बाद, दिल्ली में एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC को पहली बार शाम को 4:45 पर अपहरण की सूचना मिली थी। यह कैप्टन शरण के बदौलत था, जो उस फ्लाइट के कैप्टन थे, जिन्होंने अपहरणकर्ताओं की नज़र से बचकर एक कोडेड मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि विमान को लाहौर पाकिस्तान की तरफ ले जाया जाए। यानी जब फ्लाइट उड़ने वाली थी तो आतंकवादियों ने बोला था कि इसको लाहौर की तरफ ले जाया जाए और कैप्टन ने उस मैसेज को भारत पास ऑन कर दिया था, जिससे भारत अपनी प्लानिंग बना ले। और उसके बाद उन्होंने अपहरणकर्ताओं को इस बात पे मजबूर किया कि इसमें तेल नहीं है और इसको भारत में कहीं लैंड कराया जाए। इसके बाद ATC लाहौर यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल लाहौर ने उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया और फ्लाइट शाम 7 बजे अमृतसर पहुंची और अपहरणकर्ताओं ने ईंधन भरने की मांग की। 2019 में इंडियन एक्सप्रेस में लिखते हुए पंजाब के तत्कालीन पुलिस महानिदेशक DGP सरबजीत सिंह ने लिखा कि कैसे उन्होंने ईंधन भरने की अनुमति से इनकार कर दिया था। सरबजीत सिंह साथ ही साथ सेंट्रल क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप यानी CMG, सेंट्रल कमिटी एट द ATC इन न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA HS खोला, सीनियर इंटेलिजेंस एंड सिक्योरिटी ऑफिसर्स और एविएशन एक्सपर्ट के साथ साथ प्लानिंग भी कर रहे थे कि कैसे इस फ्लाइट को यहीं पर रोक दिया जाए। सरबजीत सिंह ने आगे लिखा कि कैसे तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक श्यामल दत्ता ने उनसे पूछा था कि क्या विमान को यहाँ रोका जा सकता है। एक सुझाव था कि हम इस विमान के टायरों पर गोली चला देते हैं जिससे ये पंचर हो जाएगा, लेकिन वे बहुत बड़े बड़े ट्यूबलेस टायर थे और उन्हें पंचर करने से विस्फोट भी हो सकता था। चूंकि सरकार को यात्रियों की जान खतरे में डालने से बचना था, इसलिए उन्होंने विकल्प को सीमित रखा। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी RNAW के फॉर्मर चीफ CMG मेंबर AS दौलत ने कहा कि CMG में कोई भी निश्चित समाधान प्रस्तावित नहीं हो पा रहा था। गृह मंत्री आए, प्रधान सचिव आए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आए, किसी ने कुछ तय नहीं किया और दिल्ली ने सही समय रहते कोई निर्णय नहीं लिया और सब एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। अचानक IC-814 ने अमृतसर से लगभग 47 मिनट बाद 7:45 पर उड़ान भरी, क्योंकि अपहरणकर्ताओं को इस बात का संदेह हो गया था कि कुछ प्लानिंग चल रही है और विमान रात 8:01 पर लाहौर में लैंड करता है। विदेश मंत्री ने आगे बयान में कहा, लाहौर में उतरने की अनुमति तभी दी गई थी जब पायलट ने ATC लाहौर को सूचित किया कि ईंधन समाप्त होने के कारण उसे विमान को क्रैश लैंड करना पड़ेगा। इसके बाद विमान में ईंधन भरा गया और रात 10:32 पर इसने काबुल अफगानिस्तान के लिए उड़ान भरी। हालांकि काबुल ने उन्हें सूचित किया कि रात में उतरने की कोई सुविधा नहीं है और इस प्रकार विमान दुबई के लिए रवाना हो गया, जहां 25 दिसंबर सुबह 10:32 पर यह लैंड करता है। दुबई में स्थिति ने एक नया मोड़ लिया जब अपहरणकर्ताओं ने लास्ट यात्रा के लिए दुबई से काबुल के लिए तेल भरने के लिए विमान में बोला। लोगों को क्या लगा था कि ये विमान बस दुबई में जाके लैंड करेगा और वहां पे निगोसिएशन चालू होगी, लेकिन लोग आश्चर्यचकित रह गए जब आतंकवादियों ने बोला कि इसको अफगानिस्तान ले जाया जाए। UAE अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद अपहरणकर्ताओं ने 27 यात्रियों, मुख्य रूप से महिलाओं और बच्चों को छोड़ने पर सहमत हुए। उन्होंने एक यात्री रूपिन कटियाल के शव को भी सौंपा, जिन्हें उन्होंने शुरुआत में घायल कर दिया था और उसकी वजह से उनकी मौत हो गई थी। अब जानते हैं दुबई से अफगानिस्तान के कंधार तक क्या होता है। इसके बाद विमान सुबह 6:20 पर उड़ान भरता है और 8:33 शाम को अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे पर लैंड करता है। 31 दिसंबर को अपहरण समाप्त होने तक ये यहीं रहता है।
27 से 31 दिसंबर के बीच अपहरणकर्ताओं और भारतीय अधिकारियों के बीच सीधी बातचीत हुई, जिसमें जसवंत सिंह कंधार भी गए थे। शुरुआत में अपहरणकर्ताओं ने भारत में बंद 36 आतंकवादियों के रिहाई की मांग की, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था, जिसने बाद में जैश मोहम्मद की स्थापना की, जो 2019 में पुलवामा का अटैक प्लान करता है, जिसमें भारत ने फिर बाद में एयर स्ट्राइक की थी और विंग कमांडर अभिनंदन वाला केस हुआ था। उन्होंने हरकत उल मुजाहिदीन के HUM के नेता सज्जाद अफगानी का ताबूत और 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की भी मांग की थी। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार, जिसे भारत द्वारा मान्यता नहीं दी गई थी, उन्होंने अपहरणकर्ताओं की बाद की 2 मांगों को गैर इस्लामिक माना और कहा कि इसे वो छोड़ दें, जिसे बाद में आतंकवादियों ने मान भी लिया। दोनों पक्षों की गहन वार्ता के बाद भारत अंततः 3 आतंकवादियों मसूद अजहर, मुश्ताक जरगर और उमर शेख की रिहाई पर सहमत होता है। तालिबान ने कहा कि उसके बाद विमान उनके अधिकार क्षेत्र में रहेगा। भारत सरकार ने अपहरणकर्ताओं को रिहा किए गए आतंकवादियों को कानून के तहत अपराधी मानने के लिए भी तालिबान से कहा। इसके बावजूद तालिबान ने उन आतंकवादियों को सिर्फ 10 घंटे के भीतर छोड़ दिया। बंधक यात्री और चालक दल 2 विशेष उड़ानों के माध्यम से दिल्ली पहुंचे और हाईजैक विमान 1 जनवरी सन 2000 को नई दिल्ली लौटा। अब जानते हैं इस घटना के बाद क्या परिणाम हुए। भारत ने जब इस पे जांच करवाया तो क्या क्या चीजें सामने आई। भारत सरकार ने अपने बयान में कहा कि अपहरण की घटना ने एक बार फिर भारत के खिलाफ आतंकवादी कृत्यों में पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित संगठनों की मिलीभगत को उजागर करता है। इसने कहा कि पुलिस ने मुंबई में पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस यानी ISI, जो उनकी खुफिया एजेंसी है, के 4 गुर्गों को गिरफ्तार किया। इन गुर्गों का संबंध HUM से था, जो आतंकवादी संगठन था जिन्होंने ये सारा प्लानिंग किया था। सरकार ने कहा उनकी पूछताछ से पता चला कि अपहरण की साजिश पाकिस्तान ने ISI और हरकत की मदद से रची। यह भी पता चला कि सभी 5 अपहरणकर्ता भी पाकिस्तानी थे। इस घटना के कारण सरकार की भी बहुत आलोचना हुई। जनता दल यूनाइटेड के नेता शरद यादव, जो उस समय नागरिक उड्डयन मंत्री भी थे, बाद में कहा कि निर्णय लेने का मुख्य काम प्रधानमंत्री कार्यालय के भीतर हुआ और उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गई। हालांकि आतंकवादियों को रिहा करने के फैसले पर विपक्षी कांग्रेस ने भी सरकार पर हमला किया। घटना के दौरान वाजपेयी मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता यशवंत सिन्हा ने दावा किया कि कोई विकल्प नहीं बचा था। जो कोई भी उस फैसले की आलोचना कर रहा है उसे खुलकर सामने आना चाहिए और कहना चाहिए हमें पकड़े गए यात्रियों की जान कुर्बान कर देनी चाहिए थी और अंत में आतंकवादियों को रिहा नहीं करना चाहिए था। बातचीत के जरिए उनकी मांग को कम से कम करने के अलावा कोई विकल्प मौजूद नहीं था और फिर न्यूनतम मांग को स्वीकार करना पड़ा। रिहा किए गए आतंकवादियों ने बाद में घातक आतंकवादी हमलों की साजिश की और भारत में अंजाम भी दिया, जिसमें मसूद अजहर ने जैश मोहम्मद की स्थापना की, जो सन 2001 में भारतीय संसद पर हमले, 2008 के मुंबई हमलों और 2019 का पुलवामा का हमला अंजाम दिया, जिसमें लगभग 40 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। अहमद उमर शेख को अमेरिकी पत्रकार डेनियल पर्ल के अपहरण और हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया। तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के प्रमुख और वार्ता दल के प्रमुख अजीत डोभाल, जो अभी भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उन्होंने इस घटना को कूटनीतिक विफलता और भारत के लिए एक खूनी अपमान के रूप में संदर्भित किया। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।